आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारा जोहार। उम्मीद है कि आज जब आप ये क्लास देख रहे होंगे तब तक जेपीएससी का विज्ञापन आ चुका होगा, क्योंकि जब ये क्लास आज मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ तब तक हमें ये रिपोर्ट है कि विज्ञापन जो है वो कंप्लीट फाइनल चेक हो करके अपलोडिंग के लिए चला गया है। अब देखिए अपलोडिंग में वो कितना समय लगता है, तो उम्मीद है कि आज अभी तक आ चुका होगा या आने वाला होगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग, चूँकि विज्ञापन अब प्रकाशित हो चुका होगा, तो आप लोग पूरे जोर से, पूरे शिद्दत से इसको पढ़िए। जितना मेहनत से हम लोग आपके लिए क्लास को उपलब्ध करवा रहे हैं वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो आप उसका भरपूर लाभ उठाइए और पूरे जितने आप जोर लगा सकते हैं, जितना आप गहन अध्ययन कर सकते हैं, आपके जेपीएससी के लिए उतना बेहतर होगा। आप लोग क्लास के माध्यम से भी देखते होंगे, क्योंकि ये जो क्लास है फुल जेपीएससी बेस्ड क्लास ही करवाया जा रहा है। कोई भी टॉपिक को आप लोग देख रहे होंगे कि उसको हम लोग काफ़ी डीप तक लेके जा रहे हैं, ताकि किसी भी कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ जाए, किसी भी छोर से क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसको बनाने में सक्षम रहें। और इसी शिद्दत के साथ आपको भी मेहनत करना होगा, तो इसे बिल्कुल आप भी करिए। और आने वाले समय में आपके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जेपीएससी के अलावा अभी आपको जो सामने जो होता है ना कि दृष्टांत होना, कि नज़र के सामने दिखना कि हाँ ये वैकेंसी, ये वैकेंसी, ये वैकेंसी है, तो अभी फ़िलहाल में सिर्फ यही एक वैकेंसी है जिस पे आप जोर लगा सकते हैं। बाकी आने वाली वैकेंसियां हैं, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी कंक्रीट कहना संभव नहीं है। तो अभी आपके पास एक ही रास्ता है, एक ही विकल्प है, तो उस पर आप पुरजोर तरीके से जितना दम लगा दीजिए और पूरा कोशिश कीजिए कि इसमें आपका सिलेक्शन हो ही जाए। और इसी शिद्दत से हम लोगों ने आपके लिए मेहनत किया है। इसके अलावा भी इतनी ही मेहनत से, इतनी ही लगन से और काफ़ी लंबे समय से मेहनत करते हुए आ रहे हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बोल सकते हैं ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज बनाए हैं आप लोगों के लिए। एक क्विज़ तो आप लोग देख ही चुके होंगे, जो हमारा जेपीएससी का सेक्शनल क्विज़ चल रहा है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें भी आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। और ये जो जेपीएससी का हम लोग का फुल लेंथ टेस्ट है, जिसके बारे में आपको जानकारी अगर वैकेंसी निकल गया होगा, मतलब निकल जाएगा, तो आपको वीडियो के माध्यम से बता ही दिया जाएगा। तो फुल लेंथ टेस्ट है, जिसमें कि आपको काफ़ी टेस्ट की जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है, बहुत ही जेन्युइन। आप अन्य से तुलना भी कर सकते हैं। और बाकी जो क्वालिटी कंटेंट है इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं हमारे बारे में। तो हम लोगों का ये जो कंटेंट है ये फ्री वाला भी उपयोग कीजिए, और हमारा जो टेस्ट है, क्लास और टेस्ट, ये दोनों को आप लोग कंप्लीट कीजिए। तो हमारा दावा है कि आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा बिल्कुल। सिर्फ अब आपकी ओर से कमी नहीं होना चाहिए, आप अपनी ओर से 100% दीजिए। हम लोग तो अपना 100% दे ही रहे हैं, और उसके अलावा भी जो लग रहा है कि नहीं और भी कुछ हो सकता है, तो आप समझिए कि हमारे ओर से 110-20% जितना हम लोग कोशिश कर सकते हैं वो दे रहे हैं। मतलब ये है कि हम लोग अपनी ओर से फुल डेडिकेटेड हैं आपके लिए। बस अब सिर्फ आपके सहयोग की ज़रूरत है कि आप अपनी ओर से 100% होइए, सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा। तो अब इसी अपील के साथ यहाँ मैं इस बात को समाप्त करके अपनी क्लास की ओर बढ़ता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने तिलका आंदोलन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग उससे आगे तिलका आंदोलन के बाद चेरो विद्रोह देखेंगे। चेरो विद्रोह आप लोग एक बार पहले भी देख चुके हैं, इस पे पहले भी बात हुई है चेरो विद्रोह कि जब उस समय में जयकृष्ण राय की जो मृत्यु होती है, उसके बाद किस तरीके से चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह मिलकर के गद्दी हथियाते हैं, गद्दी पे काबिज होते हैं। ये जो चित्रजीत राय रंजीत राय के पोता होते हैं, यह गद्दी हथियाते हैं। और ये जो जयनाथ सिंह होते हैं वो सैनाथ
सिंह इसके जो सहयोगी थे जयकृष्ण राय के, उनके ये भतीजे होते, तो दोनों मिलकर के जयकृष्ण राय को मारते हैं और गद्दी को हथिया लेते हैं। ये सब सारा कहानी हो चुका है। उसके बाद किस प्रकार से वहाँ पे कैमक आकर के मामला को सुलझाते हैं और ये लोग भाग करके उस समय फिलहाल में रामगढ़ आ जाते हैं और आंदोलन दब जाता है और उसके बाद फिर गोपाल राय को गद्दी पे बैठा दिया जाता है। तो यहाँ तक उस विद्रोह में बात हुआ था। उस समय में चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह लीडर थे। आज हम लोग उससे आगे बात करेंगे 1800 में और एक बार 1817 में। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग हमेशा क्लास में हम लोग यही करते हैं कि पहले हम लोग बैकग्राउंड बनाते हैं कि उस समय में, उस परिप्रेक्ष्य में अन्य क्या क्या घटनाएं हुई, जो कि ये जो विद्रोह हुआ, चूँकि पहले भी बात हुआ है, विद्रोह जो होता है वो कोई भी एक कारण से होता नहीं है। तात्कालिक मतलब जो छोटे छोटे उस समय के जो सामयिक कारण होते हैं वो होते रहते हैं और एक कोई तात्कालिक कारण होता है जो कि विद्रोह को विस्फोट में बदल देता है। तो हम लोग हमेशा से यही करते हैं, बैकग्राउंड बनाते हैं। तो हम लोग आज पहले यही करेंगे, पहले बैकग्राउंड में समझेंगे। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि कोई भी आंदोलन को आप अच्छे से समझिए। इतना जितना हम लोग इतना प्रयास करके आप लोगों के लिए देते हैं, वो आप अगर आप लोग देखते भी होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, किसी भी एक बुक में आपको मिलने वाला नहीं है। ये सब बहुत सारा सा मतलब हमारा प्रयास है कि सब कुछ मिला करके बढ़िया से आपको दिया जाए, जो और किताबों में भी ना मिले वो भी आपको अच्छे तरीके से समझा करके उसको जो सारा चीज़ हुआ था उसको हम लोग डीप में जा कर के आपको बताया जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं 1771 की। बैकग्राउंड वाली बात हो रही है अभी थोड़ा 1771 इस समय में क्या हुआ था, चित्रजीत राय जयनाथ सिंह को मार के भगा दिया गया था। ये लोग आके रामगढ़ में शरण ले लिए थे। कैमक आए थे भाई साहब पटना से, इन लोग को यहाँ से हमला किए और ये लोग लास्ट में उन लोग का प्रतिरोध कर नहीं पाए या फिर बोल सकते हैं लड़ नहीं पाए, तो लास्ट में भाग करके आ गए रामगढ़। उसके बाद वहाँ पे गोपाल राय को राजा बना दिया गया था। कुछ दिनों के बाद ये जयनाथ सिंह फिर से रिटर्न होकर के जाते हैं। ठीक है, 72 में, और 72 में जाकर के फिर से ही कुछ अपना प्रभाव, इतना जल्दी तो हार मानने वाले नहीं हैं, तो 72 में फिर ये प्रभाव डालने का कोशिश करते हैं और फिर से इसे कैमक और ये स्कॉट, दो आपके अंग्रेज अधिकारी थे, कैमक और स्कॉट, ये दोनों मिल करके इसे फिर से वापस भगाते हैं और ये फाइनली जयनाथ सिंह जो होता है, नाम लिख दे रहे हैं, ये 70 वाला चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह उसके सहयोगी वाले, ये जो भाग करके रामगढ़ आए थे, तो ये फिर जाते हैं 72 में और फिर से आतंक मचाते हैं। ठीक है, और लास्ट में वही कैमक और स्कॉट दोनों मिल करके क्या करते हैं, इसके खिलाफ अभियान करते हैं और ये फाइनली भाग जाता है सुरगुजा। सुरगुजा से भी कुछ बदमाशी करते रहता है, क्योंकि सुरगुजा क्या था, उधर मराठा जो थे, मराठा वाला क्षेत्र पड़ जाता था और चूंकि वो लोग बार बार आते रहते थे तो उनका सहयोग लेकर के बार बार इधर अटैक करते रहता था। ठीक है, तो ये शांत नहीं हुआ, ये आजीवन अपना करते रहा, लेकिन इसके बाद इसका प्रभाव बिल्कुल कम हो गया था। तो ये तो उधर दब ही गया था। आज हम लोग बात करते हैं 1771 से आगे की बात करना है। तो इस समय 1771 में पलामू का राजा कौन हो गया, पलामू का राजा था गोपाल राय। ठीक है, गोपाल राय राजा तो बन गया, लेकिन क्या था, इसका पकड़ उतना मजबूत नहीं था। ठीक है, जो दर्जा राजा का होता है वो सिर्फ नाम मात्र का दर्जा था, क्योंकि ये जो उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ, गोपाल राय और इधर से जयनाथ सिंह चित्रजीत राय, तो ये सब जो युद्ध हो रहा था, तो इस समय में इन लोग का पकड़ था, इन लोग तो हट गया। जो जनता का भी एक सपोर्ट होता है ना, ये तो खैर बन गया गद्दी में, ठीक है, उसका पोता था बन गया, लेकिन बैठाया कौन, अंग्रेज। ना जनता वैल्यू दे, ना जागीरदार वैल्यू दे, ना जमींदार वैल्यू दे, और अंग्रेज तो बोला कि भाई हम तुमको बैठाए हैं, तुम हमसे बात करेगा, इतना औकात हो गया क्या। तो ये तो बेचारा चुप रहता था भाई, इसी टाइप का। तो इसी से ये आगे चल के बेचारा, इसका एक बात हुआ था ना उस दिन, आप पुराना वीडियो भी आप लोग देखिएगा तो ज़्यादा और मज़ा आएगा, कि जब चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह गद्दी पे बैठे थे
गद्दी हथिया लिए थे चित्रजीत राय और प्लस में जयनाथ सिंह, ठीक है, 1770 में। तब ये गोपाल और इसका एक सहयोगी था उद्वंत राम अखौरी, ठीक है, यही ना गया था पटना और बोला था कि जो हमारे राजा साहब हैं वो बोल रहे हैं कि इस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि इससे पहले राजा मेरे दादा थे, तो दादा के बाद पिताजी अब संभालने लायक नहीं है, तो अब इस पे राजा कौन बनेगा? हम मेरे जो प्रतिनिधि जिसके हम बन के आए हैं, मेरे राजा जी गोपाल राय, वो बनेंगे। और यही जाकर के भाई साहब अंग्रेज लोग को कन्विंस किए थे। कन्विंस क्या किए थे, मतलब कह लीजिए कि अंग्रेज तो मौका ढूंढ ही रहे थे और ये लोग के जाने के बाद उसे वो मौका मिल गया कि अब पलामू पे कब्जा करने का उचित अवसर आ गया है। तो जब ये राजा बन गए आगे चल करके, तो आगे चल करके इन लोग दोनों में खटास होने लगा। गोपाल राय राजा तो बना लेकिन इसको कोई वैल्यू नहीं देता था। बोला जाता है कि ये उद्वंत राम अखौरी भी था, ये अंग्रेजों के प्रति बड़ा ईमानदार था। ईमानदार का ये यही जानता था कि भाई हमें उतना क्षमता है नहीं, अगर जब भी हम कुछ बोलेंगे तो फटाक से ये हम लोग को गद्दी से उतार देगा, हथिया लेगा। तो ये था इसका, बोल सकते हैं ना, हितैषी बोल सकते हैं या फिर जो भी है, ठीक है। मतलब हमेशा राजा को बोलते रहता था गोपाल राय को कि उसको नियमित तौर पे कर देते रहो, ठीक है, ज़्यादा अपव्यय ना करो, फिजूल खर्ची मत करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता दिन पर दिन यहाँ पर कम होते जा रहा था इनका, जो लगातार इतना इधर जयनाथ सिंह लगातार हमला करते रहता था, तो क्या होता था कि सैन्य अभियान होते रहता था। तो जब सैन्य अभियान होता था तो बहुत ज़्यादा फसल का बर्बादी, आदमी बेचारा जब गोली बंदूक लड़ाई चल रहा है, तोप वोप चल रहा है, तो आदमी लोग वहाँ से छोड़ छोड़ कर भाग जाता था गाँव, जा कर के दूसरे जगह चल जाते थे शांति के खोज में कि जहाँ शांत हो माहौल वहाँ जाके रहें। तो जब आदमी नहीं रहेगा, जो कुछ रहा उसका फसल भी बर्बाद हो जाएगा, तो जब फसल ही नहीं होगा तो इसको मिलेगा क्या? तो इसीलिए दिन पर दिन ये इसका जो था राजस्व वाला स्थिति वो कमज़ोर होता जा रहा था। एक समय में ऐसा कहता कि उद्वंत राय इसको बोलता था कि बस तुम ज़्यादा नहीं, कुछ मत करो, कोई कुछ नहीं फिजूल खर्ची, एकदम साधारण रहो, साधारण खाओ पियो और मात्र 2 नौकर रखो, ठीक है। तो गोपाल राय का एक बड़ा भाई हुआ, बड़ा भाई था कर्णपाल राय, ठीक है। ये लोग दोनों मिल गया और कुछ कुछ जो छोटे छोटे जमींदार थे जो इसके प्रभाव से मतलब रुष्ट थे। ये तो हमेशा राजनीति में चलते रहता है ना, राज परिवार में, कि कोई इसके खिलाफ भड़का रहा है, कोई इसके खिलाफ भड़का रहा है, कि किसी तरीके से वो हट जाए, उस गद्दी पर हम आ जाएं। वही राजनीति आज भी चल रहा है, देखते ही होंगे। तो ये क्या किया, इन लोग दोनों को कुछ कुछ जो छोटे छोटे जमींदार वगैरह थे उन लोग क्या किए, इन लोग को भड़का दिए कि ये तुमको पीठ पीछे गाली देता है, ऐसे करता है, बोल राजा का क्या औकात है, हम हैं सब संभालते हैं, ऐसे वैसे लंदपन दुनियादारी सारा कुछ। अब ये दोनों भाई भड़क किए, ये भेज दिए। एक हसन अली करके नाम था और एक और था, एक था बंदौत करके था। तो उस दोनों को क्या कर दिए, उन दोनों को भेज दिए, बोले जाओ इसको मार दो, ठीक है। वो लोग आए हसन वगैरह और इसको आकर के क्या किए, इसको मार दिए गोली। उद्वंत राय अखौरी को मार दिए गोली 1777 में। अब चूंकि अंग्रेज देखा कि भाई ये तो हम लोग का बड़ा खास आदमी था, हमेशा ये नियमित तौर पे कर दिलवाते रहता था, और इसको दिया गोपाल राय मार, अब रुको। तो वहाँ से फौज आया, ठीक है, और इसको पकड़ करके उद्वंत राय के मर्डर के केस में इन लोग को पकड़ करके ले जाया गया पटना। शुरू में चतरा भेजा गया, चतरा से पटना और पटना से फिर बंगाल कलकत्ता। वहाँ पे इन लोग का सुनवाई हुआ और वहाँ पे सुनवाई के बाद ये कबूल भी कर लिया। गोपाल राय बोला कि हाँ हम ही इसको मरवाए, वो मेरे पीठ पीछे ऐसे गाली देता था, हमको अपशब्द बोलता था, हमको नीचा दिखाता था, तरह तरह का बात। तो वो एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ भाई उसको हम मरवाए हैं। तो कलकत्ता जो कोर्ट था भाई, यहाँ पे सुनवाई हुआ और गोपाल राय को क्या हो गया, आजीवन कारावास।
तो 1700 और ये करते करते हो गया 1777 से 1780, तब तक यहाँ पे कोई राजा घोषित नहीं हुआ। ठीक है, जो छोटे छोटे जमींदार थे तो वो सब अपना अपना सिर उठा रहे थे कि नहीं हमको राजा बना, हमको राजा बना। कोई जो इसके जो बोलते हैं ना जागीरदार थे वो भी राजा बनने के लिए तैयार, तो किसी को नहीं बनाया गया। सब लूटपाट इधर उधर लड़ते झगड़ते रहा और लास्ट में जाकर के क्या हो गया 1780 में गोपाल राय का एक और भाई हुआ। जैसे गोपाल राय इसका एक भाई बड़ा भाई था, एक कर्णपाल, एक और भाई था इसका बसंत राय। बसंत राय इसको गद्दी पर बैठा दिया गया। बसंत राय गद्दी पर बैठा तो ये भी उसी तरह कमज़ोर शासक, ये भी कुछ अपने समय में कर नहीं पाया, बेचारा 3 साल में तो मर ही गया। 1780 में गद्दी पर बैठा और 1783 में ये मर गया, इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर से वही उत्तराधिकारी युद्ध स्टार्ट, ये बोल रहा हमको बना, वो बोल रहा हमको बना। जितने जो इसके इन लोगों के जो सगे संबंधी, राजनीति में देखिए इतना गंदा है कि सगे संबंधी इसके जो थे वो भी मर गया, कोई गम नहीं, खुशी के हमको बना दो, अब हमको बना दो। लास्ट में फिर अंग्रेज लोग क्या किया कि 1784 में इसका एक सौतेला भाई था गोपाल राय का, चूड़ामन राय, चूड़ामन राय या फिर चूड़ामल भी लिखता है, चूड़ामन या चूड़ामल राय। ठीक है, इसको गद्दी पे बैठा दिया। ये था बेचारा बच्चा, 84 में इसको गद्दी पे बैठाया गया। ये बच्चा था मात्र कितना 8-10 साल का ही था। आगे चल करके 1793 में ये वयस्क हुआ। 1795 में इसको आधिकारिक राजा माना गया कि हाँ भाई ये जो है वो पलामू का राजा है। ठीक है, गद्दी पे तो बैठा दिया था, लेकिन नाम मात्र का मुखौटा, एक जो होता है ना कि पब्लिक को, जनता का सहानुभूति के लिए कि जनता ना विद्रोह कर दे, इसलिए इसको सिर्फ नाम मात्र का बना दिया गया। और इसके संरक्षण में कि भाई ये तो भाई बच्चा है, ये तो चला नहीं पाएगा, तो इसको चलाएगा कौन? तो एगो इस शिवनाथ, एक नाम था उनका शिवनाथ प्रसाद सिंह। ठीक है, इनको यहाँ पे बोल दिया गया कि आप राजस्व अधिकारी। और शिवनाथ प्रसाद सिंह जो ये थे वो वही जयनाथ सिंह के ही भतीजा, सैनाथ सिंह के भतीजा ही जयनाथ सिंह के भतीजा ये शिवनाथ सिंह। तो इसको क्या किया गया, इसको यहाँ का बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, गार्जियन टाइप के, कि उसके देख रेख में इसको गद्दी पे बैठा दिया गया कि आप आप देखिए, देख रेख कीजिए, सारा राजस्व वगैरह को आपका कलेक्शन है। और ये मुखौटा है कि सारा, जैसे होता है ना, सारा पावर दे दिया इसको। और ये हो गया एक तरह से समझिए, ये बन गया मुख्यमंत्री और ये बन गया राजा था, ये बन गया गवर्नर या राष्ट्रपति कह लीजिए, और ये प्रधानमंत्री। सारा काम करेगा ये सिर्फ राष्ट्रपति के नाम से होगा कि ये डिसीजन कौन लिया, राष्ट्रपति लिया, ये डिसीजन कौन लिया, गवर्नर लिए हैं भाई साहब। ठीक है, तो गवर्नर ने लिया, ये राष्ट्रपति ने लिया, लेकिन काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो उसी तरीके से हो गया। जब जाकर के ये 1795 में थोड़ा वयस्क हो, मतलब थोड़ा क्या वयस्क हो गया, 93 के बाद 95 में इसको आधिकारिक राजा के तौर पर मान्यता मिला। तब जाकर के क्या हुआ, अब ये बोला कि नहीं अब हम काम करेंगे। जैसे ये अकबर वाला आप देखे होंगे कि जब तक वो नाबालिग था तब तक देख रेख का जिम्मेवारी किसी और को था, खान बाबा। और जो उसके बाद फिर वो बालिग हुआ तो फिर वो अपना निर्णय लेने लगा। तो जब उसी तरीके से ये चूड़ामन राय जब ये बालिग हो गया और 95 में इसको आधिकारिक राजा के तौर पर मान लिया गया, तब जा कर के ये अब उसके बाद ये अपना बदमाशी स्टार्ट किया। ठीक है, बदमाशी क्या स्टार्ट किया कि ये छोटे छोटे जो जागीरदार थे उनका जागीरदारी को हड़पने लगा। क्योंकि जागीरदार क्या करते थे, बेसिकली इन लोगों का राजस्व वसूल के देते थे। ठीक है, अपना सेना रखते थे, मतलब सेना मतलब अपना रखे आदमी 50, 100, 200 जैसा भी रहा, सबका अपना अपना क्षेत्र के हिसाब से।
तो उस हिसाब से इसको देने का दायित्व था। तो ये बोला सुरक्षा की जिम्मेवारी उनका, अंग्रेजों का, राजस्व भी वही वसूलते हैं, ठीक है, मुख्य मतलब लगाना उगाना सब तो वही है, सिर्फ हम ही को कार्यभार है कि वहाँ से लो और दो। और वैसे भी राजस्व आजकल कम आ रहा है, तो मेरा बार बार बकाया रह जा रहा है, मेरा भी क्रेडिट खराब हो रहा है। तो भाई ये क्या करो, सब जागीरदार वाला को जागीरदारी सबसे छीनने लगा। अब इसी चक्कर में क्या हो गया, इसी चक्कर में हो गया विद्रोह। जब जागीरदारी छीना जाएगा तो जो जागीरदार होंगे जिनका छिनाएगा वो तो ऑब्वियस है विरोध करेंगे ही करेंगे। तो उसी में से एक जागीरदार थे, नाम था उनका भूषण सिंह या भूखन सिंह, ठीक है, भूखन सिंह या भूषण सिंह आपको दोनों से मिल सकता है। ये भाई साहब क्या किए, 1800 में दिए विद्रोह कर, ठीक है। तो चीरो विद्रोह, अब यहां से एक विद्रोह अभी स्टार्ट, चीरो विद्रोह, यहां तक आपका बैकग्राउंड था ये सब सारा कहानी। अभी जो चेरो विद्रोह है वो यहाँ आएगा आपको, कि चेरो विद्रोह अगर एग्जाम में पूछेगा कि चेरो विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ है, तो आप देख लीजिएगा एक ही क्वेश्चन में दोनों विकल्प नहीं रहेगा। विकल्प में भूखन सिंह का नाम रहेगा या तो फिर जयनाथ सिंह का नाम रहेगा, मतलब चित्रजीत राय का, तो एक ही नाम रहेगा, सबका नाम नहीं रहेगा। तो 18, या फिर अगर दोनों का नाम रह गया तो फिर ईस्वी देगा कि किस इस ईस्वी में 1800 में किसके नेतृत्व में हुआ, चाहे 1771 में किसके नेतृत्व में हुआ, इस टाइप का दे सकता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा कब का, ये 1800 में इसके नेतृत्व में भूषण सिंह या भूखन सिंह के नेतृत्व में चीरो विद्रोह हुआ। कारण समझ में आ गया ये क्या है। अब ये क्या किया, ये लूटपाट मचाना स्टार्ट, इसका जागीरदारी छीन जाएगा, तो ये तो भाई इसका एक तरह से कह लीजिए कि आजीविका छीन गया, तो ये तो विद्रोह करेगा ही करेगा। तो चूड़ामन ये जो है चूड़ामल, ये भाई साहब क्या करेगा, सशक्त राजा तो है नहीं, ये फटाक से रिपोर्ट किया पटना कि भैया वो देखिए यहाँ पर आके बदमाशी करने लगा है, हम फिर लूटपाट करने लगा, वो सब हम हटा रहे थे, तुम मेरा बात नहीं मान रहा है, हमको वैल्यू नहीं दे रहा है, सो आप अपना फौज को भेजिए, हमारे पास उसको दबाने के लिए पर्याप्त शक्ति है नहीं। तो वहाँ से बोला गया अच्छा रुको भेजते हैं एक फौज। तब 1800 में ही यहाँ चूड़ामन की मदद करने के लिए कर्नल जोन्स को भेजा गया। चूड़ामन इसकी मदद के लिए कि इसके विद्रोह में वर्सेस में, चूड़ामल तो था ही, और कैप्टन जोन्स था, कैप्टन जोन्स को भेजा गया कि जा भाई जा करके इसको दबाओ। ये आया, लेकिन भूखन सिंह और ये जो था ये इतना आसानी से पकड़ाने वाला था नहीं, चूँकि जागीरदार था, यहीं का था, सब कुछ जानता उनता था, ठीक है, और पहले भी जयनाथ सिंह का सारा कुछ देख चुका था ये सब। तो अब ये इसी तरह सरगुजा में घुस जाए, मराठा से सहयोग ले, उन लोग के साथ मिल करके फिर अटैक करे, तो इस तरह ये करते रहा। लास्ट में बोला गया नागवंशी शासक को भी कि तुम उधर से अटैक करो, हम लोग इधर से अटैक करते हैं, और इधर से गोपाल का तीनों तरफ से इसको घेर लेना है। तो एक समय ऐसा आया कि वहाँ पर ये तीनों को, ये लोग बरवा तक पहुँचा, वो लोग इधर से निकला, वो लोग उदयपुर तक पहुँचा, और उधर से वो लोग आ रहा था नर्मत समया तक पहुँच चुका था। तो इधर से तीनों लोग घेर लिया, वो वहाँ से निकल के भाग गया, और बोला जाता है कि आगे चल करके वो उसी तरह बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने के बाद वैसा कभी भयानक वाला विद्रोह हुआ, मतलब लड़ाई हुआ नहीं। और 1802 में ये सरघाटी उधर के ही आसपास में उधर ही बीमार हुआ और उधर ही मर गया भूखन से। 1802 में ये विद्रोह हो गया यहीं पर समाप्त। अब एक बार और होगा 1817 में, तो उसको देखिए फिर से। 1802 में तो ये शांत हो गया, लेकिन फिर भी क्षेत्र में अशांति आगे फिर होगा। क्यों होगा, अभी देखिए कि क्या हो रहा था कि ये जो चूड़ामल था, ये चूड़ामल तो क्या किया, सबका जागीरदारी छीन रहा था, तो इसीलिए विद्रोह हो गया। ये आकर के क्या किया, रोक लगाया, बोला रुको रुको रुको। अंग्रेज बोला कि सबका नहीं छीनना है, वो लोग देख देख के छीन रहा था
कि कौन विद्रोह कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो सेलेक्टिवली छीना गया कुछ कुछ और कुछ कुछ को छोड़ दिया गया, ठीक है। और वो सब क्या थे, अधिकांश लोग इसके यही चूड़ामल के सब सगे संबंधी थे। अब वो लोग क्या कर रहे थे बदमाशी कि इसको और नहीं वैल्यू दे रहे थे, बोल रहे थे नहीं देंगे, जा जो करना कर लो। चूँकि संबंधी थे, कुछ नहीं कर पा रहा था ये बेचारा, और इसका लगातार बकाया बढ़ते जा रहा है। और इस चक्कर में ये जो विद्रोह कर दिया, तो इसके चक्कर में जितना अंग्रेज अधिकारी आए थे ना, ऐसा होता था कि जितना अंग्रेज अधिकारी आते तो सबका खाना पीना देना इसका जिम्मेवारी, सैन्य में जो खर्चा हो रहा है सब किसका, इसका जिम्मेवारी, ठीक है। इसके अलावा इसको दे दिया गया था कि 2 साल ये जो छकाते रहा भूषण सिंह सबको, जहाँ जहाँ घाट था, घाट समझ रहे हैं, जहाँ से ये लोग घुसता उधर निकल जाता जंगल वाला, मतलब घुसने वाला एरिया जगह जो है, तो वहाँ क्या कर रहा था, ये बोला कि अंग्रेज इसको बोला कि सब जगह पहरेदारी अब करो, तो सब जगह लगवाओ। और सब किसका खर्च गिर रहा है, चूड़ामन पे। अब ये बेचारा, एक तो इसका राजस्व नहीं मिल रहा है, राजस्व कलेक्शन नहीं हो रहा है, दूसरे हैं कि जो जागीरदार हैं, सगे संबंधी हैं, वो दे ही नहीं रहे हैं। अब ये बेचारा दिन पर दिन कंगाल होते जा रहा है, इसका बकाया लगातार बढ़ते जा रहा है। ये चुकाने में असक्षम। लास्ट में क्या हुआ, अब क्या होगा, अंग्रेज को तो भाई पैसा चाहिए, राजस्व है भाई, वो बोल रहा है कि नहीं, हम तो भाई इतना क्षेत्र में हम इतना लड़े हैं, ये किए, इतना खर्च किए हैं, मेरा सैनिक रखने में भी इतना खर्च होता है, हमको उतना चाहिए। एक समय में ऐसा तक कि भाई ये राजस्व दे ही नहीं रहा, महीना सालाना 5,000 रुपया दे रहा है, और अंग्रेज लोगों को बोलता है कि मेरा सालाना 20,000 रुपया खर्चा हो जा रहा है फौज रखने में, यहाँ बार बार आने जाने में, और 5,000 रुपया दे रहा है, कैसे होगा। तो ये तो दे नहीं पा रहा था। तो लगातार ये चीज़ 1802 से ये चलते रहा। और अब मज़ेदार आएगा। मज़ेदार ये हुआ कि ये जो चूड़ामल था, ये बेचारा बड़ा होशियार बना। जैसे ही पावर शक्ति में आया, सबका जागीरदारी छीनने लगा, ठीक है, उन लोगों की जागीरदारी नीलाम करने लगा। आगे चल करके ये जब नहीं चुका पाया, तो 1813 में क्या हुआ, 1813 में अंग्रेज जो था, ये यही पलामू राज्य को चूड़ामल से छीन करके क्या किया, पलामू राज्य को ही, पलामू को नीलाम कर दिया है। नीलाम का मतलब समझ रहे हैं कि उससे छीन करके उसका जो राजस्व कलेक्शन का जो अधिकार था वो दूसरे को दे देता है। तो वहीं पर एक बगल का एक जगह है देव, आपका बिहार में पड़ जाएगा, तो वहाँ का जो एक राजपूत शासक था घनश्याम सिंह, ठीक है, पलामू किसको देने के बात होने लगा 1813 में, घनश्याम सिंह, ठीक है। अभी वर्तमान बिहार में देव में पड़ेगा, देव जगह का नाम था, तो वर्तमान बिहार में पड़ेगा। तो घनश्याम सिंह इसको देने का बात हुआ कि भाई अंग्रेज बोला इसको कि भाई तुम यहाँ का क्या करो, सब राजस्व अधिकारी, मतलब राजस्व अधिकार जो है कि सब कलेक्शन वसन करना सब तुम रख लो, उससे छीन ले रहे हैं, वो दे नहीं पा रहा है। ये देखा, बोला ना भैया बहुत लफड़ा है, हम तो नहीं लेंगे इसमें, हम इस चक्कर में पड़ने वाले हैं नहीं, कि झूठ में काहे के लिए हम बोलते हैं ना, ओखली में सर देने जाएं, हम नहीं देंगे। 1813 में ये तैयार नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेज का ये था कि वो लोग हमेशा देखिएगा प्यार से प्रयत्नशील रहते थे कि भाई धीरे धीरे, और जब आप गुलामी उसका मतलब उसका अधीन स्वीकार कर लिए, चढ़ जाता था। तो वही चीज़ इसको भी प्यार से 2 साल मनाते रहा। तब जाकर के 1815 में ये पलामू का जो राजस्व अधिकार था उसको लेने के लिए तैयार हो गया कि ठीक है भैया, हम कलेक्शन करेंगे और देंगे। अब ये किया 15 में ये पलामू का अधिकार ले लिया, और इसके बाद ये क्या किया, ये भी वही काम चूड़ामल वाला कि भाई इतना है, उसका आ ही नहीं रहा है, तो भाई कैसे बचाया जाए अपना भाई अधिकार। आखिर अंग्रेज को पैसा चाहिए, राजस्व इधर से आ नहीं रहा है, तो देंगे कहाँ से। तो ये क्या करता था, ये लोग नीलाम कर देता था कि भैया इसको ये वाला क्षेत्र जिसको चाहिए वो इतना पैसा दे, इतना कैश दे, इतना ये दे, और उसके बाद फिर ये वसूले। तो उस तरीके से ये भी क्या करने लगा, जागीरदारी को नीलाम करने लगा, जागीरदारी नीलाम करने लगा। तो अब देखिएगा अब क्या खेला होगा। अगर जागीरदारी नीलाम हो रहा है तो जागीरदार फिर से भड़केंगे। पहला पॉइंट, जागीरदार ये सब भड़क गए।
दूसरा क्या हुआ कि ये चूंकि थे काची अभी से पहले ये चूड़ामल जो था, चूड़ामल राय, ये भी था एक चेरो। तो जनता को इतना फर्क नहीं पड़ता था कि भाई राजा कौन है, सिर्फ ये लगता था कि चलो अच्छा हाँ कोई चेरो ही है, चलो ठीक है। कि जनता जब होता था पहले का युद्ध में, जनता का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था, उन लोगों को बस रहता था कि भाई कोई भी राजा रहे हमको कर देना है। अभी जैसे होता है ना आम जिंदगी वाला जो नीचे वाले लोग हैं उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ के गद्दी पे कौन बैठा हुआ है। तो उसी तरह ये क्या था, सिर्फ ये था कि हाँ चलो चेरो है। लेकिन अब राजा अंग्रेज लोग क्या किया कि चेरो के जगह पे यहाँ पर ये थे भाई साहब राजपूत, इसको बना दिया यहाँ का भाई सारा अधिकार दे दिया, एक तरह से समझिए राजा बना दिया। अब यहाँ के जो चेरो जनजाति जो सारे जो पूरे समुदाय के लिए एक बोलते हैं ना उसको हे का भावना हो गया, सबको ठेस पहुंचा आत्मसम्मान में कि भाई हमारा राजा जो परंपरागत इतना साल से हमारा शासन चलते आ रहा था वो हम लोग से हटा करके इन लोग को दे दिया। कौन? अंग्रेज। बड़ा ही लोग बदमाश आदमी यार, इन लोग को भगाया जाए। तो क्या हुआ कि यहाँ पे आम जन जो थे, आम जन, ठीक है, चेरो, वे भी भड़क गए। और तीसरा ये जो चूड़ामल था इससे बेचारा से छीना गया, तो ये भी तो बेचारा ठीक है पावर नहीं था लेकिन कुछ तो प्रयास करेगा। राजा था तो भाई ठीक है बहुत पावरफुल नहीं था, बहुत ज़्यादा जन समुदाय को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटे लोगों पर तो प्रभाव होगा, छोटा समुदाय पे भी कुछ लोग, छोटा समुदाय मतलब कुछ लोग पे तो प्रभाव होगा। तो भाई ये जो चूड़ामल था ये इसको भी मौका मिल गया। और ये सब मिल करके क्या हुआ 1817 में हो कर दिया विद्रोह। ये देखिएगा कितना कमजोर है, विद्रोह हुआ तो चूंकि ये पहले से राजा था लेकिन फिर भी ये नेतृत्व नहीं कर पाया, ठीक है। इस समय में नेतृत्व ये थे राम बख्श सिंह और प्लस में एक और थे शिव प्रसाद सिंह। ये दोनों के नेतृत्व में फिर से एक बार विद्रोह हो गया 1817 में। उसके बाद फिर से वही हो गया, लास्ट 1817 में हुआ। 18 में फिर वही फटक से घनश्याम सिंह अंग्रेजों को बुलाया कि भैया आओ और दबाओ। हम इसीलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे थे कि देखो लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया नाटक स्टार्ट। देखिए फिर हो गया ना बवाल, अपना गलती छुपा रहा है, अपना गलती नहीं बताएगा कि भैया हम काका बदमाशी कर रहे थे, ठीक है। ये तो चूंकि बेचारा बड़ा कमजोर था ना, इसका तो भड़कने का कारण दो था। एक तो जागीरदार को सब जो हड़प लिया उसका जागीरदारी नीलाम करने लगा, तब नहीं ये लोग भड़के। और एक तो ये अंग्रेजों के कारण भड़के कि भाई चेरो के जगह पे दूसरा को बैठा दिया। और ये तो बेचारा नाम मात्र का सांकेतिक रूप से था भाई कि हाँ भैया हम भी सहयोग में हैं, कोई पावर नहीं था लेकिन सहयोग में हैं। तो इसके बाद इन लोग के कारण राम बख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह, इन लोग के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाया क्योंकि फौज तो था नहीं, ये तो हटिए गया था। आम जन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता ना, कि मन में द्वेष है कि हाँ भाई ये लोग ठीक नहीं किया, गलत किया, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हथियार उठा के लड़ रहे हैं। बहुत कम लोग ही, बाद बाकी होता है ना मुंह से सपोर्ट करना, सद्भाव क्या बोलते हैं, इमोशन से सपोर्ट करना, वो कर रहे थे भाई साहब। और जागीरदार सिर्फ यहाँ पे भड़के हुए थे, तो इन लोग अपना हथियार उठाए हुए थे। तो वहाँ से फिर अंग्रेज अधिकारी आए, भेजा गया रफसेज बाबू को कि जाइए और जा कर के दबा के आइए। ये आए 1818 में और लगभग इनको भी 1 साल लगा। इन लोग भी वही इधर उधर घुस जाते थे, कभी यहाँ चल जाते थे, कभी कुंडा चल गए, कभी केंदी चल गए, कभी सरगुजा घुस गए। तो इधर उधर भागते भागते 1-1.5 साल लगभग छकाए। लास्ट में सब पकड़ाया, सब गया कैद में। और 1819 में जाकर के ये जो चेरो विद्रोह है 3rd फेज वाला, ये जाकर के समाप्त हो गया, ठीक है। ये देखिएगा पहला वाला 1771 में स्टार्ट हुआ था, 70-71 में वो चला एक राउंड पहला, उसमें चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह। देख लीजिएगा चेरो विद्रोह 3 टाइम है, 1700, ठीक है। आप 71 मान के चलिए, 71 में चित्रजीत राय
चित्रजीत राय प्लस में जयनाथ सिंह, फिर एक फेज चला 1800 से 1802 भूषण सिंह या भूखन सिंह, और उसके बाद फिर 1817 से 1819 तक कौन कौन, शिव प्रसाद सिंह और राम भक्त सिंह। इसको दबाया कौन, तो रबसेज। इन लोग को दबाया था कौन, ये याद रखिएगा, दमनकर्ता भी दबाया था इन लोग को कौन, इन लोग को दबाया था कैमक, इन लोग को कैप्टन जोन्स, और इन लोग को रबसेज। आकर के दबाया 1819 तक शांत हो गया, और उसके बाद फिर फाइनली 1819 में फिर क्या किया, अंग्रेज बोला कि भैया यहाँ पे इन लोग का ऐसे चलने वाला है नहीं, इनको इसको डायरेक्ट क्या करो, हम लोग अपने अधिकार क्षेत्र में लो, कोई राजा नहीं। यहाँ से हो गया इन लोग का चीरो वंश भी खत्म, पलामू राजवंश का कहानी समाप्त, और वहाँ पे डायरेक्ट हो गया अंग्रेजों का शासन, और पलामू को रामगढ़ का जो कमिश्नर था उसी के अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया कि भैया आप इसको भी, इसका भी प्रशासन आप देखिए, यहाँ शासन व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखिए, और यहाँ से नियमित तौर पर कर की वसूली कीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा कहानी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।